नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में चुनाव है और चुनाव होते ही वहां पर चर्चा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द एक तरफ बढ़ती है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। लेकिन क्या इस बार नीतीश कुमार का पलड़ा इसलिए भारी है कि न सिर्फ एनडीए में उनके नेतृत्व को लेकर एक सहमति बन चुकी है, बल्कि इसके साथ साथ चिराग पासवान और कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिसकी वजह से जातीय समीकरण एनडीए के पक्ष में दिखाई देता है। क्या जो विकास के मुद्दे हैं वो सब नीतीश कुमार को एक बार फिर सीएम बनाने के पक्ष में जा रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव एक बड़ी चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन सब पर बातचीत करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मिथिलांचल से आते भी हैं। मिथिला को लेकर इनके काम की चर्चा भी होती है, मखाने की भी चर्चा आजकल देश में बजट के बाद खूब हो रही है, मधुबनी आर्ट्स की भी हो रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ बिहार कहां पर पहुंचा है और बिहार इस बार 2025 में क्या एक बार फिर एनडीए को मौका देगा? इन सब पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी आज तक पर। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये आपका पहला विधानसभा चुनाव है। 2020 में जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई थी, बहुत कम सीटें आई थी और ये कसक आप सबके दिल में थी, बातचीत करने पर पता चलता था। लेकिन ऐसा क्या बदला है, एक अध्यक्ष के तौर पर ऐसा क्या बदला है कि सोचिए 20 साल शासन करने के बाद भी लोग फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगाए? क्या ऐसा है, क्या फैक्टर्स हैं आपकी नजर में, क्या दिखता है? नहीं, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2020 के बाद लोकसभा भी हुआ, उसका रिजल्ट सामने में है। 2020 के बाद लोकसभा के बाद बाय इलेक्शन भी हुआ, उसका रिजल्ट सामने में है। और मुझे लगता है कि बहुत दिन के बाद बिहार को एक डबल इंजन की सरकार का क्या एडवांटेज हो सकता है वो दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी 20 साल से जरूर है और बहुत काम किया, लेकिन कभी फ्रेंडली सेंटर नहीं रहा। और ये जो दो बजट आया है अभी 2024 में और अभी जो बजट आया, तो विपक्ष के लोगों का कहना कि ये बजट बिहार का बजट है, यही कांग्रेस बोल रहा था। तो कहीं न कहीं बिहार एक नेशनल रडार पे तो जरूर आ गया है। बिहार का काम बहुत सारा हो रहा है। इंफ्रा के मामले में अंजना जी, जितना बिहार में काम अभी एक फेज इंफ्रा का हो गया, लेकिन अभी जो 2-3-4 एक्सप्रेस वे जो ऑलरेडी प्लान एंड शेड्यूल्ड है, वो पूरा वहां का डायनेमिक्स बदल देगा। एयरपोर्ट्स आ गए हैं, प्लेस लाइक दरभंगा में ऑलरेडी फंक्शनल है, पूर्णिया में एयरपोर्ट आ रहा है। इस बजट में आपको नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे जेवर में है, वो पटना के बगल में आने वाला है। ये जो इंफ्रा और ये चीज़ों का जो बूस्ट बिहार में मिल रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक डबल इंजन की सरकार है। तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट लोगों ने कर लिया है वो लूज करना नहीं चाहता है। 1 सेकेंड, नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि आज भी जो कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी है, आज भी लोगों ग्रीवांस भी हो सकता है नीतीश जी से हो कि ये काम किए और ये काम रह गया, लेकिन होप भी उन्हीं से है, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। उन्हीं से लगता है कि डिलीवर तो यही करेंगे कि उन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव करके दिखाया है बिहार में अपने काम को, और टाइम एंड अगेन चुनाव में भी प्रूव करके दिखाया है, जो कितने बड़े वो फैक्टर बिहार के पॉलिटिक्स में रहे। इसलिए मुझे लगता है 2025 में आपको एनडीए जो है बड़े मार्जिन से प्रॉब्ली 2010 को भी बीट करेगा। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अब देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी जरूर आपका ऐसा ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे। लेकिन 2 सवाल है मेरे, आप ही के जवाब से निकले हुए सवाल हैं। देखिए, बिहार एकमात्र राज्य है कि जहां पर तीसरे नंबर की पार्टी के सीएम बनते हैं, दूसरे नंबर की जो पार्टी है, जो बीजेपी रिजल्ट के टाइम की मैं कह रही हूं, उनके डिप्टी हैं, और जो सबसे बड़ी पार्टी अभी है, उस समय थी रिजल्ट के समय पे, उसके वो विपक्ष में बैठा हुआ है। अब देखिए, पिछले 5 साल का ही रिकॉर्ड अगर देख लीजिए नीतीश कुमार का, तो मतलब 2 बार वो पलटे हैं। मुझे पता है संजय जी आपको अच्छा नहीं लगता है कि जब नीतीश बाबू के पलटने की चर्चा होती है तो, लेकिन ये एक सच्चाई है। 5 साल के अंदर 2 बार पलटना, उनकी क्रेडिबिलिटी कहां पर रहती है? आप मुझे कहेंगे लोकसभा में देखिए उनको 12 सीटें आ गई, ये बात सच है। लेकिन इससे पिछले चुनाव में भी आरजेडी को 0 सीट आई थी लोकसभा में, लेकिन वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो लोकसभा विधानसभा बड़ा अलग होता है बिहार का। ऐसे में उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी नेतृत्व क्षमता, उन पर जो प्रश्न उठ रहे हैं वो कैसे? और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही।
नहीं, दो बात है कि एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी पब्लिक में कंप्लीट इंटैक्ट है। ठीक है, वो पब्लिकली उन्होंने कहा है कि 2 बार मिस्टेक हुआ। हो सकता है पॉलिटिक्स में कभी कभी आप जो सोचते हैं कुछ कैलकुलेट करते हैं, मिस्टेक होता है। ही इज ग्रेशियस एनफ कि उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया कि ये हुआ और आगे ये कभी नहीं होगा। टाइम एंड अगेन उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन उनका लार्जर जो ये है वो अपने काम और इंटीग्रिटी ऑनेस्टी से लोगों के बीच में जाने जाता है, और उसी के बेसिस आप भी तो लंबे टाइम से देख रही हैं, 2005 से लगातार। ठीक है, 2020 में आप भी जानती हैं कि सिर्फ जेडीयू, बहुत सारा फैक्टर था जो हम लोग तीसरे पे गए, वो अलग एक डिबेट हो जाएगा जिस वजह से गए। और जब रिजल्ट भी आया, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल दूं, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से मना कर दिया था। जी, उन्होंने कहा था जो दिल्ली में मुझे देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि आप अपना बना लीजिए मुख्य। हाँ, ये मुझे प्रभारी थे फडणवीस साहब, मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में उन्होंने जो लोग मैटर करते हैं बीजेपी में, उनको उन्होंने पर्सनली कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, कि नंबर को लेकर के। लेकिन उन्होंने ही कहा क्योंकि आपके नाम को लेकर के हम लोगों के बीच में गए हैं, इसलिए ये ठीक नहीं होगा, आप मुख्यमंत्री आप ही को बनना होगा। ये भी एक सच्चाई है, और उन्होंने काम किया है। इस बार कमिटमेंट है उसके बाद अलायंस अगर चेंज किया, इस बार कमिटमेंट है कि नहीं है? कमिटमेंट है कि नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने सबसे लाडला सीएम उनको कह दिया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मतलब बीजेपी वाले ये नहीं कह रहे कि उन्हीं को फिर से सीएम बनाना है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा जो महाराष्ट्र में हो गया? नहीं, देखिए, ये सब बड़ा स्पष्ट है। जब जिसके नेतृत्व में चुनाव आप लड़ते हैं तो ऑब्वियसली वही सरकार को फिर लीड करते हैं, यही ना होता है। तो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उसका मतलब यही हुआ। बार बार ये प्रश्न उठता है, लेकिन मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट कर दूं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और आगे लीडर इस अलायंस के वही रहेंगे, यही है। और लोगों के बीच में भी यही है, पब्लिक डिमांड भी यही है, और चुनाव में भी यही चीज रहेगा, और हम लोग बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जी अध्यक्ष जी, लेकिन चर्चा मतलब सोचिए ना, बिहार में चुनाव है और चर्चा महाराष्ट्र वाले शिंदे साहब की वहां सबसे ज्यादा हो रही है। हाँ, मतलब नीतीश कुमार के जो लोग जानते हैं या उनके पॉलिटिक्स को जो लोग फॉलो करके देखे होंगे, उनके काम करने का, उनका वर्किंग स्टाइल एक ठीक है, अलग रहा है। इसलिए चर्चा जो भी हो, नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के धुरी है, वही सबसे बड़े पिलर बिहार के राजनीति में। और वो पिलर इसलिए है कि लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। उन्होंने टाइम एंड अगेन डिलीवर करके लोगों को दिखाया है। ठीक है, जब लंबे काल तक आप काम करते हैं तो आपसे ग्रीवांसेस भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए, और ये बात हम लोग जब बोलते हैं तो परेशानी हो जाती है विपक्ष को, कि नीतीश कुमार को कैसा बिहार मिला था, वो कहां से काम शुरू किए, उनके समय में रोड की क्या स्थिति थी जब उनको बिहार मिला था, उनके समय में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करता था, पावर सिचुएशन क्या था बिहार में, बेसिक चीज भी लोगों की थी कि नहीं थी। और वहां से ट्रेवल करके बिहार को अगर आज यहां तक लाए हैं तो ये साधारण अचीवमेंट नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स का आजकल जमाना है ना सर, आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। दिल्ली में 2100 का अनाउंसमेंट करो, जनता उधर, इधर लाड़की बहन योजना, लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, माना जा रहा है बाय एंड लार्ज ये जो सीधा पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को, उसकी वजह से फैसले आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। और आरजेडी ने अनाउंस कर दिया है। इस रेस में पीछे तो नहीं रह जाइएगा आप लोग, या कुछ करने वाले हैं? महिला सबसे बड़ा सपोर्ट बेस रहा है। मुझे पर्सनली पूछिएगा, अगर उनका सबसे बड़ा सपोर्ट बेस बिहार में कोई है तो महिला है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि नीतीश कुमार ने कितना एम्पावर किया। क्या होगा नहीं होगा वो सरकार में लोग देख रहे होंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के सत्ता में है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो महिला का सपोर्ट है। अगर घर में नहीं भी किसी मेल ने दिया, लेकिन महिलाएं ने हमेशा सपोर्ट किया उनको। अच्छा, एक बार अब आते हैं आप पर, क्योंकि संजय जी आपकी भूमिका बहुत लंबे वक्त से हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स में। बीजेपी को भी आप अच्छी तरह से समझते हैं, और ये माना जाता है कि अगर नीतीश कुमार की वापसी हुई एनडीए में, बीजेपी के साथ फिर रिश्ता बना, तो उसमें आपकी एक निर्णायक भूमिका थी। उसमें अड़चने क्या क्या थी, किस तरह से बातचीत आगे बढ़ी, जितना आप बता सकते हैं टीवी पे वो जरूर बताइएगा, जिसके बाद मैं अगला प्रश्न करूंगी। कैसे, मतलब जो वापसी हुई उनकी एनडीए की तरफ।
नहीं, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। अब आपने खुद देखा कि इंडिया गठबंधन में लोग एक दूसरे के खिलाफ ही दिल्ली में भी लड़ गए, अन्य जगह लड़ गए, तो कोई गठबंधन बचा नहीं। उनको ये एक फील आ गया था कि ये लोग का कोई लार्जर एजेंडा देश के लिए नहीं है। अपने हिसाब से वो ट्राई करते रहे कि भाई कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। और ये सच्चाई है कि ये नेचुरल अलायंस है, बिहार में टाइम एंड टेस्टेड अलायंस है। हमारे समर्थक सपोर्टर भी एक दूसरे पार्टी के, वो एक नेचुरली एक पूरा का पूरा चीज फ्लो करता है। तो एक बार फिर जब वो सिचुएशन बना तो हमको नहीं लगता कोई समय लगा, बात हो गई और फिर वहां पर जो परिस्थिति हुई आपके सामने में तो वो रहा। लेकिन ये जरूर है कि सीएम जब नीतीश जी को खुद ही एक लग गया अनुभव कि इन लोगों के साथ डिफिकल्ट है, गवर्नेंस भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था वहां पर, जो उनको फील हो रहा था, और साथ साथ यहाँ कुछ उसमें मूवमेंट भी नहीं था जिस गठबंधन में थे, वो बैकग्राउंड था इसका। ठीक है, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं नीतीश कुमार को वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको लगने लगता है कि अब नीतीश कुमार समझ में आने लगे। तब तक देखिए, मेरा सवाल बड़ा है, मैं इस बार सवाल को थोड़ा बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जा रही हूँ। वो ये है कि जेडीयू की विचारधारा है क्या। कभी आप बीजेपी के साथ रहते हैं, मतलब देखिए जब प्रधानमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट हुआ, नीतीश बाबू को ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है, वो अलग हुए, फिर हुआ 2014 में वो लेफ्ट के साथ गए, फिर 2 बार आरजेडी के साथ हो गए। जेडीयू की अपनी विचारधारा क्या है? नेचुरल अलायंस तो आप कहते हैं, लेकिन विचारधारा क्या है जेडीयू की? नहीं, जेडीयू की विचारधारा तो समाजवादी विचारधारा से निकली हुई पार्टी है, और नीतीश कुमार ने शायद देश में अकेले समाजवादी बचे होंगे जो समाजवादी विचारधारा से जो लोग निकले हैं, उससे वो अपने आप को प्रॉब्ली ओनली लीडर लेफ्ट कहाँ कोई है जहाँ परिवारवाद, जहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ महिलाओं का एम्पावरमेंट, ये सारा काम उन्होंने करके दिखाया है। उनका लंबा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अब लंबा टाइम हो गया उनके पॉलिटिक्स का भी, 45-50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जो पब्लिक डोमेन में। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज तक कोई उन पर कोई एक छींटा नहीं उठा सकता है कि उनके पर्सनल काम करने के तरीके पर या किसी तरह का आक्षेप लगा सकता है, या कभी कोई ठीक से ये भी नहीं जानता होगा कि उनके कोई परिवार के लोग कभी कोई पॉलिटिक्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। तो ये और बिहार का काम करना, तो विचारधारा तो यही है, विचारधारा पे ही तो काम किए हैं। नीतीश कुमार वही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजनीति में जरूर अलायंस में चीजें बदली है, लेकिन जो बेसिक उनकी फिलॉसफी काम करने की है वो उस पर कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उसी हिसाब से बिहार में भी काम करते रहे। और जब अटल जी के साथ ये लोग पूरा कीजिए जी, मैं ये सब निकले। और अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने 3 दिन पहले विधानसभा में कहा कि साथ निकले। 90 में सरकार बनी जब वहां पर लालू जी के नेतृत्व में, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन 2-3 साल के बाद उनको लगा कि नहीं साथ काम कर सकता है, तो 94 में ये लोग अलग हो गए अपना, उसके बाद चुनाव लड़े। अब फिर गठबंधन की राजनीति उस समय चल रही थी, तो फिर बाद में वो बीजेपी के साथ आए और 96 से बीजेपी के साथ रहे। 2005 में भी जो परिवर्तन हुआ, जो कि इम्पॉसिबल दिखता था, अब तो चीजें बदल गई। उस समय बीजेपी और जेडीयू साथ थी जब सत्ता का परिवर्तन बिहार में हुआ, फिर साथ ही रहे। बीच में तो जरूर मैं खुद ही कह रहा हूं, और अब खुद भी पर्सनल वो बोलते हैं, वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलते हैं कि भाई 2 बार हमसे गलती हो गई, आगे नहीं होगा, तो वो हो गया। लेकिन जो कोर विचारधारा है उनका, जो आप पूछ रही है, उसमें उनके इंटीग्रिटी पर, उनके परिवार पर, उनके डेवलपमेंट के काम पर, इस पर ना मेन चीज है, उस पर तो कभी उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन निशांत कुमार इस बार बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, उनके बेटे। और संजय जी, पहली बार मतलब हम लोगों ने उनको पब्लिकली आकर देखा बोलते हुए कि मेरे पिता को सीएम कैंडिडेट बीजेपी और जेडीयू को डिक्लेयर करना चाहिए, और चर्चा भी है कि होली के बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे। तो निशांत कुमार आ रहे हैं क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में? नहीं, आज के डेट में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार है, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज के डेट में इतना ही। चलिए, ये वाला थोड़ा मुश्किल है, आज की डेट में यही है, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग अगला विधानसभा का चुनाव।
ठीक है, इसको मैं छोड़ देती हूँ ये वाले सवाल को जी। 2020 में पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में स्ट्राइक रेट बीजेपी का 67%, जेडीयू का 37%। सीट बंटवारे में स्ट्राइक रेट का रोल क्या होगा? जेडीयू 115 पर लड़ी थी और 43 जीती थी, 110 पर लड़ने वाली बीजेपी 74 जीती थी। और इस बार चिराग पासवान को भी आपको देना है, वो भी मुझे लगता है बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि उनका 100% लोकसभा में स्ट्राइक रेट रहा है। सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला, कुछ चर्चा कुछ शुरू हुई है क्या अध्यक्ष जी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अंजना जी। उसके बाद अभी 2024 का लोकसभा भी आपके सामने है, सीट बंटवारा उसमें भी हुआ, आपके सामने है जो क्या सीट का बंटवारा हुआ क्या नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल टाइम पर रिजॉल्व हो जाएगा और मैच्योरिटी के साथ रिजॉल्व हो जाएगा। 20 में कुछ इश्यूज इसी से रिलेटेड रह गए थे, जो कि प्रॉब्लम हुआ। 20 में भी 170-180 सीट एनडीए को आता अगर ये कन्फ्यूजन नहीं रहता तो मुझे बिल्कुल, और लोकसभा में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, विधानसभा में भी सीट को लेकर के कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। पर सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही लड़ेगी। नहीं, अभी कोई चीज तय नहीं है, वो तो जब हम लोग बैठेंगे तो बिल्कुल उसको तय कर लेंगे। और क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो ऑब्वियसली जेडीयू एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, उसमें नंबर क्या होगा नहीं होगा वो उस समय तय हो जाएगा, लेकिन कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। संजय जी, आप जैसे पहले थे वैसे ही अब भी अध्यक्ष बनने के बाद कोई हेडलाइन मुझे देने से आप अपने आप को पूरी तरह से बचा रहे हैं, तो ठीक है, अपनी बैटिंग आप पूरा पैड वैड पहन के आज बैटिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए बीजेपी जो मुद्दे, इस पर आपको बोलना पड़ेगा, बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है उससे जेडीयू असहज दिखाई देती है। अब वो लेकर आते हैं महाराष्ट्र वाले औरंगजेब के मुद्दे को बिहार में, वो संभल का यूपी का मुद्दा की एक होली 52 जुम्मा लेकर आते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत अग्रेसिव हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बिहार में बीजेपी आ रही है? क्या जेडीयू को ये असहज नहीं करती है, क्योंकि आपको तो मुस्लिम वोट भी मिलता है? बिल्कुल, हम लोगों को मुस्लिम वोट मिलता है और नीतीश कुमार जी ने कभी फर्क नहीं किया काम करने में। मुसलमानों के लिए भी उन्होंने जितना काम किया है पिछले 20 साल में, और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि पिछले 20 साल में बिहार में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। एक दिन सिर्फ कर्फ्यू लगा था नवादा में, और कभी आज तक बिहार में कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। ये तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जरूर 20 साल में उस हिसाब से बिहार के सोसाइटी में भी वोलेटाइल रहता है कभी कभी, लेकिन ये स्थिति नहीं आने दी है। और क्योंकि हम लोग अलग पार्टी हैं तो स्वाभाविक है विचारधारा कुछ अलग होगा हम लोगों का, और इन सब इशू पर हम लोग बिल्कुल है कि भाई बिहार वैसे भी शांति और सौहार्द का जगह है, तो इस टाइप का माहौल हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वहां पर हमारी पार्टी न हमारे नेता न इस पॉलिटिक्स से दूर ही रहे, और हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि ये चीज हो। तो बीजेपी वालों को कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि जरा हौले हौले इतना ज्यादा मतलब जुम्मा और औरंगजेब क्यों लाना है, बोलते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, बिहार में नीतीश कुमार जी ने कभी भी, चाहे वो सोशल या कम्युनल इशू हो, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि किसी तरह का तनाव सोसाइटी में हो, क्योंकि उनका डे वन से मानना रहा है कि कोई डेवलपमेंट होगा बिना पीस के नहीं हो सकता। उन्होंने प्रैक्टिस में इस चीज़ को किया है, इसलिए कभी कभी इन चीज़ों को उन्होंने अलाउ नहीं किया है कि किसी भी तरह का माहौल कभी सांप्रदायिक माहौल हो, और उन्होंने प्रैक्टिस में ये करके दिखाया है। संजय जी, चलते चलते आखिरी आपका प्रेडिक्शन जानना चाहेंगे कि अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, कितनी सीटें आएंगी, ताकि फिर चुनाव होंगे, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, उस दिन ये वाली रिकॉर्डिंग सुनाएंगे अपने दर्शकों को। कितने सीटों का अनुमान आप लोग लगा रहे हैं? और तेजस्वी यादव भी बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, आपको लगता है वो कितना डेंट मारेगा और सीटें कितना आप देख रहे हैं? देखिए, वो तो एग्रेसिव कैंपेनिंग उनका लोकसभा में भी चल रहा था, तो कैंपेनिंग तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक का फेथ किस पर है, जनता किस पे विश्वास करती है? जो लोग बोल रहे हैं उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जनता तो वो भी देखती है ना कि आपको अगर मौका मिला तो आप क्या किए, आपका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ पे था। और मुझे लगता है कि अभी जो बिहार में, अभी आप ये देखिए कि पिछले 2 महीना से इस ठंड में
नीतीश कुमार पूरा बिहार की यात्रा किए हैं प्रगति यात्रा को लेकर। तो मुझे लगता है कि जो ये एनडीए की सरकार का जो एक डबल इंजन का एक इम्पैक्ट ग्राउंड पर है, 2010 में हम लोग 206 सीट जीते थे, उससे बेटर परफॉर्म करेगा इस बार का रिजल्ट जो है लोगों को। संजय झा जी, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, आप आज तक पर आए और चुनाव पर हर सवाल का आपने जवाब दिया खुले मन से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ आने के लिए और जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद रंजना जी, थैंक यू।